सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मन की बात, देशवासियों को करेंगे संबोधित। वहीं 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअली शिरकत करेंगे पीएम मोदी। गाजियाबाद के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यशोदा मेडिसिटी का करेंगी भव्य उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब, AQI 287 पहुंचा। प्रदूषण रोकने को लेकर पानी का छिड़काव जारी। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में हुए पुलिस पर हमले के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। भारतीय फिल्म स्टार सलमान खान को पाकिस्तान ने आतंकवादी किया घोषित। दुबई के कार्यक्रम में बलूचिस्तान को बताया था पाक से अलग देश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं HNA न्यूज। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पाकिस्तान से जुड़ी बड़ी खबर है और ऐसे में सलमान खान को आतंकवादी पाकिस्तान की ओर से घोषित किया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान ने सलमान खान को आतंकवादी घोषित कर दिया है। पाकिस्तान के गृह विभाग ने सलमान को आतंकी घोषित किया है। सलमान ने बलूचिस्तान को पाक से अलग देश बताया था और इसी से गुस्सा होकर सऊदी अरब के कार्यक्रम के बाद जो है पाकिस्तान ने सलमान खान को आतंकवादी घोषित कर दिया है। पाकिस्तान के गृह विभाग ने सलमान खान को आतंकी घोषित किया है। सलमान ने बलूचिस्तान को पाक से अलग देश बताया था। सऊदी अरब के एक कार्यक्रम में सलमान ने बयान दिया था और ऐसे में सलमान को आतंकी घोषित किए जाने का नोटिफिकेशन पाकिस्तान की ओर से जारी किया गया है। ये वीडियो क्लिप जिसमें शाहरुख और आमिर खान भी शो में मौजूद थे, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसी कार्यक्रम के बाद जो सलमान खान ने बयान दिया कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान से अलग है और इसी से गुस्सा होकर पाकिस्तान ने सलमान खान को आतंकवादी घोषित कर दिया है। तो ये वीडियो क्लिप भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें शाहरुख खान और सलमान खान भी आपको नजर आ रहे हैं। आमिर खान भी इस शो में मौजूद थे, यानी तीनों खान बॉलीवुड के यहाँ पर मौजूद थे जिस दौरान ये बयान दिया गया। तो बलूचिस्तान को अलग देश बोलने पर पाकिस्तान ने एक्टर सलमान खान को यहां पर आतंकी घोषित किया है। और तेलुगु फिल्म और मलयाली फिल्म, they will do hundreds of crores of business just in this belt, just in the GCC belt, because so many people from our countries have come here. There are people from Balochistan, there are people from Afghanistan, there are people from Pakistan. Everyone is working here. आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां देश में छठ महापर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खरना पूजा की बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बकायदा पोस्ट कर बधाई दी है। आप सभी को महापर्व की छठ की खरना पूजा की असीम शुभकामनाएं। सभी व्रतियों को सादर नमन। श्रद्धा और संयम के प्रतीक इस पावन अवसर पर गुड़ से तैयार खीर के साथ ही सात्विक प्रसाद ग्रहण करने की परंपरा रही है। मेरी कामना है कि इस अनुष्ठान पर छठी मैया हर किसी को अपना आशीर्वाद दे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा सहित अन्य नेताओं ने रविवार को आस्था के महापर्व छठ पूजा के दूसरे दिन खरना को लेकर शुभकामनाएं दी हैं। छठ पूजा में खरना का अत्यंत पावन महत्व होता है। खरना से ही छठी मैया के व्रत, उपासना और आराधना की शुरुआत होती है। ये पावन अवसर आप सभी के जीवन में कल्याण का माध्यम बने, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पोस्ट कर बधाई दी गई है। तो आज छठ पूजा का दूसरा दिन है। नहाए खाए के बाद खरना का आज दिन, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अत्यंत पावन पर्व के महत्व को यहां पर बताया और इसी के साथ साथ शुभकामनाएं उनकी ओर से दी गई हैं और उन्होंने कामना की है कि इस अनुष्ठान से छठी मैया जो है हर किसी को अपना आशीर्वाद दे और श्रद्धा और संयम के प्रतीक इस पावन अवसर पर जिस तरीके से
खरना बनाया जाता है। और इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल पर पोस्ट कर देशवासियों को खरना की बधाई यहां पर दी है। ये पावन अवसर आप सभी के जीवन में कल्याण का माध्यम बने, ये कामना प्रधानमंत्री की ओर से यहां पर की गई। तो वही राजधानी दिल्ली में चारों तरफ छठ महापर्व की धूम है। दिल्ली सरकार लगातार छठ महापर्व की तैयारियों में जुटी हुई है। तो वही खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छठ पूजा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वासुदेव घाट जा सकते हैं। इस मौके के लिए जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। घाट पर सजावट का काम भी चल रहा है। बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाअष्टमी के दिन दक्षिण दिल्ली के चितरंजन पार्क में दुर्गा पूजा में हिस्सा लिया था। बीते शनिवार को सीएम रेखा गुप्ता ने कश्मीरी गेट के पास यमुना किनारे वासुदेव घाट पर छठ महापर्व की तैयारियों का जायजा भी लिया था। आगे बढ़ेंगे। वहीं आज सुबह दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा और बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा वासुदेव घाट पहुंचे, जहां उन्होंने निरीक्षण किया है और इसी के साथ साथ हालात का जायजा भी उनकी ओर से लिया गया। क्या कुछ तैयारी वहां पर की गई है, इस बारे में उन्होंने जानकारी यहां पर ली है। तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी उनकी ओर से यहां पर छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर जारी किए गए हैं। तो मंत्री कपिल मिश्रा ने वासुदेव घाट का निरीक्षण यहां पर किया है। जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहे और तमाम तैयारियों को लेकर उनकी ओर से यहां पर निरीक्षण किया गया है और तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी अधिकारियों को जारी किए गए हैं, ताकि छठ व्रतियां जो यहां पर पहुंच रही हैं, पूजा अर्चना सुबह तड़के से ही सिलसिला जिसका शुरू होता है, तो इसलिए किसी को भी यहां पर कोई भी दिक्कत ना हो, इसके मद्देनजर तमाम आवश्यक दिशा निर्देश यहां पर दिए गए हैं। तो दिल्ली सरकार ने छठ महापर्व की तैयारियों को तेज किया है। आज छठ महापर्व का दूसरा दिन है। नहाय खाए के बाद खरना का आज दिन है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम राजनेताओं की ओर से बधाई दी जा रही। तो वहीं जमीनी स्तर पर तैयारियों को लगातार पुख्ता करने का काम मंत्रियों की ओर से किया जा रहा है। इस बीच वीरेंद्र सचदेवा और कपिल मिश्रा पहुंचे और तैयारियों का जायजा उनकी ओर से लिया गया। छठ की तैयारियों की विजिट कर रहे हैं हम लोग। अभी मयूर विहार घाट पर भी मैं और अध्यक्ष जी गए थे, अभी वासुदेव घाट पर भी हैं। मुख्यमंत्री जी भी अलग अलग घाटों की विजिट कर रहे हैं और भव्य छठ की तैयारी दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। आप देख सकते हैं इस प्रकार की तैयारियां इससे पहले कभी नहीं दिल्ली के इतिहास में हुई और पिछले कुछ सालों से तो पिछली सरकार ने छठ पूजा को बैन किया हुआ था यमुना के तट पर। इस बार ऐतिहासिक दिव्य और भव्य छठ यमुना मैया के तट पर भी और दिल्ली में बाकी जगह भी आयोजित की जाएगी। सर, जो पिछली सरकार है, जो पिछली सरकार ने यूज किया था, जो अभी आप बीजेपी यूज कर रही है, उस पर सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछली सरकारों ने यमुना के ऊपर छठ पूजा बैन करके रखी थी। केजरीवाल ने लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराए जो छठ पूजा करने के लिए आना चाहते थे। हमने वो सारे मुकदमे वापस लिए हैं और भव्य छठ पूजा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व पे हो रही है। आप देख सकते हैं कि पहली बार इतने घाटों पर यमुना पे छठ पूजा की तैयारी हो रही है। भव्य छठ पूजा दिल्ली में जगह जगह हो रही है और यही सरकार का कर्तव्य होता है, आस्थावान लोगों के धर्म का पालन करने में आसानी हो, सरलता हो। लेकिन केजरीवाल सरकार ने इसके ऊपर बैन लगाया था और इसीलिए आज उन्हें दुख है कि जो वो नहीं कर पाए 11 साल में, वो हमने 7 महीने में करके दिखा दिया। सर, आज यहाँ वासुदेव घाट पर आए हैं आपने और विजिट कर रहे हैं, हम सारे घाटों की विजिट कर रहे हैं। अभी मयूर विहार से आया हूँ, वासुदेव घाट देखूंगा और इसके बाद सोनिया विहार घाट जाऊंगा। मुख्यमंत्री जी भी अलग अलग घाटों पर व्यवस्था देख रही है। सभी मंत्रिमंडल के सदस्य, सभी विधायकगण अपने अपने क्षेत्र का काम संभाल रहे हैं और एक शानदार, अद्भुत, दिव्य, भव्य छठ पूजा का आयोजन इस बार किया जाएगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया की 2 महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ का ये पूरा मामला। इंदौर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में अकील खान को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। बताया गया है होटल से कैफे जाते समय ये छेड़छाड़ की गई थी, तो ऐसे में इसे गिरफ्तार फिलहाल कर लिया गया है। 23 अक्टूबर को छेड़छाड़ की ये घटना हुई थी और ऐसे में पुलिस की ओर से गिरफ्तार उससे कर लिया गया है जो मुख्य आरोपी इसमें है। ऑस्ट्रेलिया के 2 महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ का ये पूरा मामला, इंदौर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अकील खान को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है।
होटल से वो कैफे जा रहे थे, उसी समय जो है छेड़छाड़ की गई। 23 अक्टूबर को ये पूरी घटना हुई थी और ऐसे में फिलहाल अब जो मुख्य छेड़छाड़ करने वाला आरोपी था उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ भी पुलिस की ओर से की जाएगी। अकील खान इसका नाम बताया जा रहा है। होटल से कैफे जब दोनों महिला क्रिकेटर जा रही थी उस दौरान इस शख्स की ओर से छेड़खानी जो है की जाती है, जिसके बाद ये पूरा मामला उजागर होता है। ऐसे में पुलिस में कंप्लेंट की जाती है और इंदौर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी से पूछताछ भी की जाएगी। और 2 महिला क्रिकेटर जो कि ऑस्ट्रेलिया से यहां पर पहुंची थी, उनके साथ छेड़खानी का ये पूरा मामला 23 अक्टूबर की पूरी घटना बताई जा रही है। और इस बीच अभिषेक आनंद हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं दिल्ली से। तो अभिषेक, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? फिलहाल मुख्य जो छेड़छाड़ करने वाला आरोपी उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल निशु, जिस तरीके से आपने पिछले बार देखा कि पिछले दिनों महिला क्रिकेटर के साथ जो छेड़छाड़ का जो मामला हुआ था, जिसके बाद से पुलिस पूरी सक्रिय हो गई थी। ऐसे में दिल्ली पुलिस और लगातार इंदौर पुलिस जो है वो जो छेड़छाड़ करने वाला जो आरोपी था उसको खोजने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक सफल कामयाबी उनको मिली है। जिस तरीके से महिला क्रिकेटर का जो के साथ छेड़छाड़ हुई है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अखिल नाम बताया जा रहा है उसका, और साथ ही साथ उससे जो छेड़छाड़ जो किया है वो उसके पास उसके ऊपर काफी ज्यादा आपराधिक मामले भी काफी सारे दर्ज किए गए हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की 2 स्टार प्लेयर्स के साथ अश्लील हरकत करने का उसने कोशिश किया था। इसको लेकर के लगातार जो है पुलिस भी छानबीन कर रही थी कि आखिरकार इसका ऐसा क्यों किया, और उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इसके पीछे का क्या कुछ मंशा था जिसकी वजह से उसने छेड़छाड़ किया है। हालांकि पूरी रिपोर्ट जो है अभी गुप्त रखा गया है, क्योंकि लगातार जो है पुलिस जो है उससे पूछताछ कर रही है। आने वाले वक्त में जल्द ही इसकी भी अपडेट्स आ जाएंगी कि आज ऐसा क्यों किया उसने और क्या कुछ इसके आगे पीछे की जो रीजन जो थी छेड़छाड़ करने की, क्या कुछ रीजन है, इसको लेकर के लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है निशु। और अभिषेक, जो हम वीडियो दिखा रहे हैं दर्शकों को, इसमें जो मुख्य आरोपी है वो घायल अवस्था में भी नजर आ रहा है। निशु, जब इसको अरेस्ट जब किया जा रहा था तो ये भागने की कोशिश कर रहा था, तो कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा इसको मारपीट भी किया गया था। इसको जब दौड़ने लगा था, जब ये भाग रहा था तो उस वक्त में ये गिरा था। उसके बाद इसको मारपीट किया गया, इसको मारा गया, क्योंकि ये साथ में इसने अपने हाथ में कुछ धारदार हथियार भी रखे हुए थे, जिसके वजह से पुलिस अपने बचाव के लिए इस पे मारपीट किया। उसके बाद से इसको पैरों में चोट आई है और लगातार जो है पुलिस जो है रिमांड में रखी हुई है, अपने जेल में बंद है अभी हाजत में। इसके बाद उससे पूछताछ की जा रही है। जो अधिकारी, जो मेन अधिकारी है, उससे पूछताछ की जाएगी। उससे करेगा कि आखिरकार क्या कुछ रीजन था, और इसको लेकर के जो जिस तरीके से सरकार भी जो है ये कह रही थी कि छेड़छाड़ जो हुई है इसको जल्द से जल्द इसको सलाखों के पीछे भेजें और सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जो आरोपी जो है और इसका और क्या कनेक्शन है, इसको लेकर के भी सख्त आदेश दिए गए हैं। बिल्कुल अभिषेक, और फिलहाल इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ इससे की जाएगी, क्या कुछ मनोस्थिति इसकी रही, इस बारे में जो है पूछा जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, तमाम जानकारी आपने साझा की। तो यहाँ पर इंदौर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, फाजिलपुरिया फायरिंग केस का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है। हरियाणा पुलिस ने एयरपोर्ट से उसे गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर सुनील सरधानिया को विदेश से भारत लाया गया और जेरूसलम से भारत वापस उसे लाया गया है। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ ने इसे गिरफ्तार किया है। 6 घंटे इमिग्रेशन और जांच के बाद हरियाणा पुलिस को इसे सौंपा गया है और हरियाणा पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया था, बताया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हरियाणा पुलिस ने पहले ही इसको लेकर लुकआउट नोटिस जो है जारी किया हुआ था। फाजिलपुरिया फायरिंग केस का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो गया। हरियाणा पुलिस ने एयरपोर्ट से इसे गिरफ्तार किया है और गैंगस्टर सुनील सरधानिया ये बताया जा रहा है जिसको गिरफ्तार किया गया है। फाजिलपुरिया फायरिंग का ये पूरा मामला, जिसमें मुख्य जो इसमें साजिश करता था उसे गिरफ्तार किया गया है। और ऐसे में तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर बताया ये गया है कि 6 घंटे इमिग्रेशन के बाद उससे जो है
लाया गया था भारत। हरियाणा पुलिस ने इसको लेकर पहले से ही लुकआउट नोटिस जो है जारी किया हुआ था। फाजिलपुरा फायरिंग केस का मास्टरमाइंड यानी जो साजिश करता था, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करने वाला शख्स जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। गैंगस्टर सुनील सरधानिया को विदेश से भारत लाया गया। जेरूसलम से भारत वापस सुनील सरधानिया को लाया गया है और ऐसे में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल गिरफ्तारी के बाद जो है जांच अब तेज होती हुई नजर आएगी और इस पूरी घटना के सिलसिले में इससे पूछताछ भी की जाएगी, किस तरीके से पूरा प्लान जो है वो बनाया गया, क्या क्या इसके पीछे जो है लोग और भी शामिल हो सकते हैं। कई सारे लोग इसमें शामिल हो सकते हैं जिनकी गिरफ्तारी भी आने वाले समय में हो सकती है। जेरूसलम से भारत इसे लाया गया है। 6 घंटे के इमिग्रेशन के बाद इसे भारत लाया गया है और ऐसे में भारत लाए जाने के बाद एयरपोर्ट पर उसे गिरफ्तार किया गया। एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं जहां पर एयरपोर्ट के बाद बाहर भारी तादाद में जो है प्रशासनिक अमला मौजूद रहा और कड़ी सुरक्षा के बीच इसे यहां पर गिरफ्तार किया गया है। 6 घंटे इमिग्रेशन के बाद जो है जेरूसलम से इसको भारत लाया गया है और फाजिलपुरा फायरिंग का ये मास्टरमाइंड जिसे आखिरकार भारत लाकर गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ लगातार इस मामले को लेकर जो है पहले से ही काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी। हरियाणा पुलिस की ओर से लुकआउट नोटिस भी पहले से ही इसको लेकर जारी किया गया था। तो ऐसे में तस्वीरें भी आपको लगातार एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस दल बल के साथ यहां पर पहुंची और भारी सुरक्षा के बीच उसे एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। और अब बात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, जिसकी हवा अब भी जहरीली बनी हुई है। दिल्ली में आज सुबह 7 बजे औसत AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 343 दर्ज किया गया, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली वासियों को इससे खासी दिक्कत भी हो रही है और ज्यादातर इलाकों की बात करें तो वायु गुणवत्ता का स्तर इस समय अत्यधिक प्रदूषित बना हुआ है। बता दें कि आनंद विहार का AQI 380 दर्ज किया गया है। तमाम अन्य इलाकों का भी यही हाल है, जहां अशोक विहार में AQI 374 दर्ज किया गया। हरिजन बस्ती का AQI 417 है तो न्यू प्रगतिशील अपार्टमेंट का AQI 435 और योजना विहार का AQI 396 दर्ज किया गया है। तो ऐसे में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। 300 पार ये AQI हर जगह जो है वो दर्ज किया जा रहा है। सुबह 7 बजे औसत AQI जो है वो 343 दर्ज किया गया, यानी ज़्यादातर इलाकों का AQI जो है वो लगभग 350 के पार या 350 के आसपास ही दर्ज किया गया है, जो कि बेहद ख़राब श्रेणी में आता है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में भारी दिक्कतों का सामना भी इसके वजह से करना पड़ रहा है और ख़ासकर सांस संबंधी बीमारियाँ जिन लोगों को हैं उनकी मुश्किलें और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गई हैं। सुबह सुबह के समय सबसे ज़्यादा जो है प्रदूषण देखा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से सुबह विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, स्मॉग की चादर में लिपटी हुई इस समय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली नज़र आ रही है और ऐसे में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें सुधार देखने को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि दिवाली के बाद से हालात जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख़राब हुए। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 400 के पार तक पहुँच गया था और ऐसे में अब दिल्ली की हवा जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। हालांकि पानी का छिड़काव लगातार किया जा रहा है और लगातार तमाम एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं ताकि प्रदूषण को किसी तरीके से कम किया जा सके, लेकिन ये सभी प्रयास जो हैं वो कहीं ना कहीं नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं, क्योंकि 400 के पार ये AQI दिवाली के बाद था, लेकिन अभी भी 350 के पार ये बना हुआ है, जिसके चलते लोगों की परेशानियां भी लगातार बढ़ रही हैं। और जो लोग सुबह सुबह घर से बाहर निकलते हैं वो ये महसूस भी करते हैं कि विजिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अब कम हो रही है और ऐसे में प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। ये हवा जो है वो सांस लेने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत ख़राब श्रेणी में दिल्ली की हवा जो है इस समय बनी हुई है और ऐसे में एहतियातन प्रशासन की ओर से कदम तो उठाए जा रहे हैं, पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लोगों को मास्क पहनने की हिदायत ज़रूर दी जा रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे। सुबह 11 बजे उनकी मन की बात का प्रसारण होगा और मन की बात के 127वें एपिसोड का आज प्रसारण होगा, यानी कि 127वां ये संस्करण जिसका आज प्रसारण होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे और 127वां ये एपिसोड जो कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यहाँ पर प्रसारित किया जाएगा। ऐसे में तमाम मुद्दों पर वो बातचीत करते हुए नजर आएंगे और संभावित कई सारे विकास से जुड़े मुद्दे और इसी के साथ दूर दराज के इलाके जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात के हर कार्यक्रम में करते हैं, तो वही आपको 127वें संस्करण में भी देखने को मिल सकता है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम पहलुओं पर बातचीत करते हुए नजर आएंगे और इसी के साथ साथ देशवासियों का मनोबल बढ़ाने और भारत किस तरीके से डेवलपिंग यानी विकासशील देश से डेवलप्ड यानी विकसित भारत तक का सफर तय कर रहा है, इसकी पूरी जो गाथा है वो सुनाते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ विषय इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से केंद्र में रखे जाएंगे, जिन पर मन की बात का पूरा कार्यक्रम रहेगा। और इस बीच नोएडा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, युवक के ऊपर एक पेड़ गिर गया, हादसे में बाल युवक बचा है। हादसे के वक्त युवक ने हेलमेट पहना हुआ था। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। नोएडा के सेक्टर 12 की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर अचानक से एक शख्स के ऊपर जो है वो पेड़ गिर जाता है और बाल यहां पर ये युवक बचा है। गनीमत ये रही कि युवक ने जो हेलमेट पहना हुआ था, इसलिए उसकी जान जो है यहाँ पर बच जाती है। नोएडा के सेक्टर 12 की ये घटना बताई जा रही है। नोएडा में युवक के ऊपर एक पेड़ गिर गया। हादसे में युवक जो है बाल बचा है। हादसे के वक्त युवक ने हेलमेट पहना हुआ था और ऐसे में पूरी घटना जो है सीसीटीवी में भी कैद हुई है, जो कि आप देख सकते हैं किस तरीके से युवक के ऊपर जो है यहाँ पर पेड़ गिर जाता है। और बस गनीमत ये रही कि युवक ने जो है हेलमेट यहाँ पर पहना हुआ था, जिसके चलते वो बाल बच जाता है। नोएडा के सेक्टर 12 की ये घटना बताई जा रही है। हादसे में युवक जो है वो बाल बचा है। पूरी घटना जो है पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं कि युवक जो है वो निकलता है और उसके ऊपर जो है अचानक से एक पेड़ गिर जाता है। हालांकि युवक ने जो है यहाँ पर हेलमेट पहना हुआ था, इसलिए युवक की जान जो है यहाँ पर बच जाती है। तो देखिए किस तरीके से युवक जो है यहाँ पर निकल कर आता है, गेट खोलता है और अचानक से पेड़ जो है उसके ऊपर गिर जाता है, लेकिन बाल युवक यहाँ पर बचा है। हालांकि हेलमेट अगर नहीं पहना होता तो युवक को चोट आ सकती थी, लेकिन हेलमेट पहनने की वजह से कोई भी चोट युवक को यहाँ पर नहीं आई है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए HNN न्यूज़।